आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण। चलिए शुरू करते हैं इसे। मानव में पोषण कैसे होता है यही हमें पढ़ना है। तो मानव में पोषण जो है, तो मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य सर्वाहारी होते हैं। ये दोनों प्रकार के भोजन कर सकते हैं, मतलब हमें जो पौधों से मिलता है वो भोजन भी, जैसे आलू सब्जियां हो गई, फल हो गए, वो सभी खा सकते हैं, और पशु आधारित हम लोग भी भोजन कर सकते हैं। अब हमारा जो भोजन है बहुत जटिल होने के कारण हमारे पास, और हमारे जो पाचन तंत्र है वो भी बहुत जटिल होता है। ठीक है। हमारा जो भोजन का प्रकार है वो जटिल है, इसलिए हमारे पाचन की क्रिया भी बहुत जटिल होती है, और साथ ही साथ हमारा शरीर की संरचना भी बहुत ही जटिल होती है। हमारे पाचन तंत्र में एक आहार नल होता है, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी पाचन ग्रंथियां होती हैं, जो ये सब एक साथ मिलकर हमारे शरीर को पोषण देने का कार्य करती हैं। और साथ ही साथ मनुष्य में जो पोषण होता है वो 5 चरणों में होता है। इन सभी चरणों को एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो साथ बने रहिए। आगे इसमें जो 4 चरण होते हैं, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिष्करण, ये हमारे आहार नाल में होता है। यानी हमारा जो पूरा का पूरा भोजन है वो एक नली में ही एक पचता है, और उसी को हम बोलते हैं आहार नाल। और बाकी जो हमारा एक जो चौथा स्टेप था, चौथा जो चरण था, स्वांगीकरण, वो हमारे पूरे शरीर में होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, और एक एक करके हम इसके सारे चरणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आहार नली क्या होती है, कैसी होती है। तो आहार नली जो होती है मनुष्य में एक अलग अलग डायमीटर का व्यास का एक नली है। जैसे ये हमारे मुख से शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ से होते हुए नीचे आएगा, फिर अमाशय, अमाशय से फिर ग्रहणी, और ये सारा सब कुछ इसी में हो गया। ये हमारा आहार नाल है। जैसे ये मुख से शुरू होती है और गुदा पे खत्म, ये लास्ट में जो एनस है रेक्टम, तो रेक्टम मलाशय और एनस ये गुदा पे खत्म हो जाती है। इसमें ये सारे मतलब आप लोग पढ़ लेंगे, जैसे ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये सब इसके अंग हैं, भाग हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा यकृत, फिर होता है एक अग्नाशय। अग्नाशय, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों पाचन की क्रिया में मदद करते हैं, पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेते, इनमें पाचन नहीं होता है। तो इसलिए ये आहार नली के या आहार नली के हमारे भाग नहीं है। ये सिर्फ पाचन में इनके द्वारा जो भी रस निकलता है, जैसे पीत रस हो गया और अग्नाशयी रस हो गया, ये सिर्फ मदद करते हैं, ये पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है कि हम सबसे पहले जो भोजन का ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण, पहला जो चरण होता है वो शुरू होता है मुख से। तो हम लोग भोजन को मुख से खा लेते हैं, वो वहाँ पे अंतर्ग्रहण हो गया। और मुख के पीछे जो मुगवा होती है उसे आमतौर पर मुंह के रूप में भी जाना जाता है। अब इस मुगवा में दांत और जीभ होते हैं, और दांत का जो काम है हमारे मुंह में, सभी लोग जानते हैं, उसको भोजन को चबाने, पीसने, काटने में ये सब का काम किया जाता है, तो ये हो गया। फिर जीभ पर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन को टेस्ट करने में मदद करती हैं। साथ ही साथ जीभ भोजन में लार को मिलाने में मदद करता है। और इसी मुख में लार ग्रंथियां भी होती हैं, जिनसे हमारे पाचन की क्रिया शुरू होती है, ये भोजन में मिल जाती हैं और पाचन की क्रिया को शुरू करती हैं। यानी मुख में हमारी 2 चरण हो जा रही है शुरू। एक तो अंतर्ग्रहण इसमें कंप्लीट हो गया, हमने भोजन को खा लिया, और दूसरा कि यहाँ पर दूसरा जो चरण है पाचन की क्रिया, वो शुरू हो जा रही है, वो स्टार्ट हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है कि लार ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। लार ग्रंथियों में क्या होता है कि ये बहि या बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, जिनसे लार का स्राव होता है। और ये मतलब छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिससे हमारे मुंह में खुलती हैं। अब इनमें 3 प्रमुख जोड़े हैं। पहला है पैरोटिड, और ये संबडिबुलर और समलिंगुअल, ये 3 लार ग्रंथियां के जोड़े होते हैं, हमारे मुख में पाए जाते हैं। अब कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति जो होगा प्रतिदिन आधे लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक लार का उत्पादन करता है। और लार के निम्नलिखित कार्य हैं। अब देखिए, पहला कार्य तो लार का ये है कि वो हमारे मुख गुहा में जितने भी कोमल या कठोर उत्तक हैं उनकी चिकनाई को बनाए रखता है। साथ ही साथ जैसे दांत हो गया वो कठोर है, हमारे गाल की जो कोशिकाएं होती हैं वो मुलायम होती हैं, तो उनकी चिकनाई को बनाए रखता है, उनकी रक्षा करता है। ये दांत के क्षय में भी सुरक्षा प्रदान करता है, दांत के क्षय होने से रोकता है। और मुख में माइक्रोबियल विकास को, यानी जो भी जीवाणु ये है, रोगाणु है, उनकी वृद्धि को रोकता है। लार एक और काम करता है कि थक्के के समय, यानी जब कोई कट जाता है जीभ के अंदर, तो थक्का जमाने में भी ये मदद करता है, जल्दी से मदद करता है। ठीक है। और नरम ऊतकों की मरम्मत में प्रोत्साहित करता है। लार में, लार का जो एंजाइम है, हम जिसे लाला रस भी बोलते हैं, उसमें एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में
बदल देता है और डेक्स्ट्रीन को हाइड्रोलाइज काम करने का काम करता है। यानी ऐसे सिर्फ सरल भाषा में समझे तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें स्टार्च होता है और स्टार्च को ये माल्टोज में बदलने का काम करता है। साथ ही साथ लार एक बिलाई के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ घुल जाती है। जो भी हम ठोस पदार्थ खाते हैं वो इसमें घुल जाता है। अब देखिए, द्रव पदार्थ के घुलने की आवश्यकता है नहीं, वो पहले से ही द्रव में है। यानी हमारे लार जो कलिकाएं हैं, लार में सॉरी जीभ पे जो कलिकाएं हैं, स्वाद कलिकाएं, उनमें आसानी से प्रवेश कर जाएगा। लेकिन ठोस कण प्रवेश नहीं करेंगे तो लार में वो घुल जाते हैं और फिर वो स्वाद कलिकाओं में प्रवेश करते हैं, जिनसे हम स्वाद का पता चलता है कि हम जो भी खा रहे हैं वो कैसा लग रहा है। मतलब चीनी खाएंगे तो मीठा लग जाएगा, ऐसा नहीं कि चीनी खाएं तो नमकीन लगेगा। ठीक है, तो वो हमें पता चल जाता है क्योंकि लार में घुलता है वो। आगे है इसमें कि दांत, हमारे मुंह में दांत भी पाया जाता है। अब इसमें ये बहुत ही कठोर संरचनाएं हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि ये कठोर संरचनाएं होंगी दांत हमारी, ये हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको काटने, कतरने और चबाने में मदद करता है। अब दांत के लंबवत भागों को देखें ना तो इसमें 4 भाग होते हैं लंबवत। कौन कौन से भाग हैं वो, तो अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, पहला जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको इनेमल बोलते हैं, यानी दांत का जो सबसे ऊपरी परत है वो हो गया इनेमल। फिर दांत के नीचे यानी ऊपर वाले में दूसरा जो परत होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंटिन या डेंटाइन, यहाँ पे डेंटाइन। फिर जबड़े में जो ये मांसपेशियां हैं उससे सटे हुए यहाँ पर एक और परत है जिसे हम बोलते हैं सीमेंटम या सीमेंट। और दांत के भीतर एक मुलायम चीज होता है जिसे हम बोलते हैं डेंटल पल्प। ठीक है, ये हो गए वो 4 परत। अब दांत को ऐसे हम 2 भागों में और बांट सकते हैं, यानी जो जब मांसपेशियों के ऊपर होता है यहाँ, इसके ऊपर वाले को बोला जाता है क्राउन, और जो मांस हमारे मसूड़ों में होता है उसे हम बोलते हैं रूट या मूल। तो ये 4 परत हो गए जो परत पाए जाते हैं हमारे दांत में। अब देखेंगे तो इनेमल क्या करता है। इनेमल मानव समुदाय का सब बाहरी चमकदार अत्यधिक खनिज युक्त और सबसे कठोर भाग है। ऐसा समझिए कि या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो इनेमल है वो हम मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब डेंटाइन दांतों का सबसे बड़ा हिस्सा, ये जो डेंटाइन है ये देख सकते हैं, ये पीला वाला, ये पूरा का पूरा डेंटाइन है। तो ये हमारे दांतों का सबसे ज़्यादा हिस्सा बनाता है और ये लगभग 70% अकार्बनिक लवण से यानी नमक से ये बना होता है, लवण से बना होता है, साल्ट से। अब सीमेंट दांत और बोनी सॉकेट का स्तर का मजबूत होता है, यानी यहाँ पे जो सॉकेट है हमारा, जहाँ पे दांत लगा होता है मसूड़े में, वहाँ पे एक सॉकेट देता है, ये मजबूत करता है उसे। फिर दंत गुदा या जो डेंटल पल्प था, ये बीच में जो मांसपेशियाँ ये वाली, ये मध्य का कोमल भाग होता है और इसमें संयोजी ऊतक जो तंत्रिका और रक्त या लसिका वायुओं के साथ जुड़े होते हैं या होते हैं। इसी में हमारा होता है ये, जब दांत में खराबी आती है, हम कोई भी ठंडा चीज़ खाते हैं तो झंझनाहट, ऐसा सेंसोडाइन के प्रचार देखते होंगे आप लोग। ठीक है, आगे है इसमें कि इंसानों में दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला, इसमें हमारा दांत होता है इंसाइजर, दूसरा केनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। अब प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। जो सबसे आगे वाला दांत है ये वाला, यहाँ पीले रंग का जो इसमें है, इसका काम होता है किसी भी चीज़ को काटने का, कुतरने का, इसे हम बोलते हैं इंसाइजर। फिर बाद बाद में ये जो नीले रंग का दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं कि ये कैनिन है, ये किसी भी चीज़ को ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है ये। फिर यहाँ पर ये जो 2 दिख रहे हैं, ये 3 2 हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी ये जो 4 हमें यहाँ दिख रहे हैं ऐसे करके, तो ये प्रीमोलर है। इनकी संख्या होती है मतलब 4 नीचे और 4 ऊपर, इनकी संख्या 8 होती है। और बाकी जो जो पीछे 6 इधर और 6 इधर, ये मोलर होते हैं हमारे, इनकी संख्या 12 होती है। अब देखा जाए तो कृदंत, तो ये मतलब काम तो हो गया इनका। अब इनका फॉर्म मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि इनकी संख्या मतलब जो इंसाइजर है उसकी संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या 4 होती है, प्री मोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। इसलिए सूत्र बन जाता है 2:1:4:3 का। अब ये सारे अलग अलग नीचे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कि कौन कौन सा दांत है। तो आगे देखते हैं इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा। तो इसके बाद भोजन जाएगा ग्रस नली या ग्रसिका में, यानी जब भोजन का पाचन, भोजन को जब हम चबा लेंगे, पीस लेंगे, लार उसमें मिल जाएगा, तो भोजन वहाँ से आगे बढ़ते हुए पहुँचेगा ग्रसिका में। अब ये जो फूड पाइप है यही हमारी ग्रसिका होती है, ऐसे फिर अमाशय में ये चला आता है।
अब जो भी हम खाते हैं तो ग्रास नली में चला जाता है, जो भी निकलेंगे तो। अब ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक पेशी नली होती है, और जिसके प्रत्येक सिर पे यहाँ पे कपाट जैसा लगा होता है, जैसे हम कुछ भी निकलते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है ना ऐसा, तो वो। अब इसका कार्य भोजन और जो भी तरल पदार्थ है उसको निगलने से ये सीधा मुंह से पेट तक पहुंचाना है, मतलब हम जो कुछ भी खाएंगे वो मुंह से पहुंचा देगा ये पेट में। अब ग्रास नली में क्या होता है ना, जैसे इसको क्लियर करके हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ भोजन है उसके ऊपर उसे यहाँ पे ये संकुचन हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो इसे हम बोलते हैं कि ये संकुचन हुआ। और नीचे की तरफ जहाँ भोजन है वो थोड़ा फैल जाता है यहाँ, तो इसे बोलते हैं कि हाँ शिथिलन हुआ है। और ये दोनों क्रिया एक साथ चलती है, जिसे हम बोलते हैं कि क्रमकुंचन हुआ है, या पेरिस्टाल्टिक उसे बोला जाता है। अब इसमें भोजन की ऊपर से नीचे की ओर गति होती है। साथ ही साथ ये हमारे पाचन तंत्र का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रास नली में पाचन होता है या नहीं होता है, तो पाचन इसमें नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। अब इसके बाद भोजन पहुंच जाएगा अमाशय में। तो अमाशय क्या है, तो अमाशय एक मोटी दीवार वाली थैली जैसी होती है। अब ये इसके आंतरिक भित्ति से, इनके आंतरिक दीवार से जठरस निकलता है, का स्राव होता है। अब देखिए यहाँ भोजन पहुंच जाएगा, भोजन के पहुंचने के बाद इसमें से जठरस निकलेगा। अब जठरस में पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, जो प्रोटीन के पाचक होते हैं। अब रेनिन जो है ना दूध को पचाता है, तो ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। और पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है, मतलब पूर्णतया पाचन नहीं हो जाता प्रोटीन का, बस उसे पेप्टोन में भी फिलहाल के लिए बदल देता है। फिर अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, तो जो भी HCl है उसके मतलब भित्ति से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बाहर निकलता है। अब ये क्या करता है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया है उनका नाश कर देता है, और प्रोटीन के पाचन के लिए एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अब मान लीजिए ये जो HCl है इसका pH आप देखेंगे बहुत कम होता है, मतलब ये 1.5 pH जो होता है pH वैल्यू उसके आसपास होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। फिर भी हमारे अमाशय में छेद नहीं होता, मतलब छिद्र नहीं होता, जलता नहीं है वो, क्यों? क्योंकि उस दीवार पे साथ ही साथ म्यूकस निकलते रहता है, जो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया को कम करता है या उसको होने नहीं देता है। अब फिर भोजन जो है हाइड्रो यहाँ पर देखेंगे तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसकी दीवार में मौजूद गैस्ट्रिक द्वारा ही निकलता है। अब इसका pH 1.5 से लेकर 3.5 के बीच रहता है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, तो पहला कार्य है कि निष्क्रिय नोजेन और प्रोरेनिन को क्रमशः पेप्सिन और रेनिन में, मतलब ये दोनों निष्क्रिय होते हैं, और जैसे ही भोजन गया तो अम्ल का स्राव हुआ और ये इसको बदल देता है पेप्सिन और रेनिन में। फिर प्रोटीन पाचन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और साथ ही साथ भोजन के माध्यम से प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को मार देता है और संक्रमण को भी रोकता है। अमाशय में भोजन को सड़ने से रोक देता है, उसे सड़ने नहीं देता, अम्लीय हो जाएगा भोजन तो सड़ेगा नहीं। और अमाशय की श्लेष्मा ग्रंथि मतलब उसको खुद से अभिक्रिया करके हमारे अमाशय की दीवारों पे या भित्तियों पे छिद्र होने से या और भी कुछ भी होने से उसे रोकती हैं म्यूकस या श्लेष्मा। अतिरिक्त अम्ल जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकस को नुकसान पहुंचा, मान लीजिए कभी कभी बहुत ज़्यादा अम्ल बन गया तो म्यूकस को नुकसान पहुंचाएगा, उस श्लेष्मा को, और अमाशय या ग्रहणी संबंधी अल्सर का कारण बनता है, मतलब उसमें फोड़े पड़ जाते हैं, घाव जैसा हो जाता है, फोड़े जैसा। वहाँ से भोजन फिर पहुँचेगा हमारे छोटी आंत या क्षुद्रांत में। अब छोटी आंत की बात करें तो वो हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, या सबसे लंबा हिस्सा भी बोल सकते हैं। अब इसमें मनुष्यों में बात करें तो ये हमारे वयस्क मनुष्य में 20 फीट लंबा होता है। और अगर हम फिगर को देखें यहाँ पे तो ये हमारा छोटी आंत है या क्षुद्रांत है। ये छोटी आंत के 3 हिस्से हैं, पहला है ये ग्रहणी, फिर जेजुनम और इलियम। ये जो पीला वाला दिख रहा है यहाँ ये हमारा ग्रहणी, यानी भोजन अमाशय के बाद सीधा ग्रहणी में आता है, वहाँ जिसका पाचन होगा। फिर वो भोजन जेजुनम यानी ऊपर वाला हिस्सा, और फिर सबसे नीचे इलियम में जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे ये पाचन होता है इसका। अब देखेंगे तो इस क्षेत्र में ना पेट जो है वो हमारे अमाशय के बाद जेजुनम का मध्य में, यानी सबसे पहले ग्रहणी, फिर जेजुनम और फिर इलियम, और फिर लास्ट में यही जो इलियम होता है वही बड़ी आंत में मिल जाता है और वहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाती है। अब अग्नाशय और यकृत में एक सामान्य अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी आके खुलती है। अब इसको भी हम लोग देख लें।
यहाँ पर। अब क्या होता है कि जो ग्रैनी है, ये वाला जो हम देख रहे हैं ये ग्रैनी है। अब ये हमारा यकृत हो गया, और यहाँ ये गॉल ब्लेडर यानी पित्ताशय, ये हो गया हमारा पित्ताशय। इसमें पीत रस आके इकट्ठा होता है। और ये है हमारा अग्नाशय, ये हल्के पीले रंग का जो है, ये इसमें अग्नाशयी रस निकलता है। ये दोनों एक ही नलिका से, जैसे ये कॉमनली आके यहाँ पे छोटा सा छिद्र आपको दिख रहा है मेजर ऐसे करके, तो यहाँ पर इनमें पीतरस और अग्नाशयी रस दोनों के दोनों हमारे ग्रहणी में आते हैं यहाँ से। तो ये ग्रीन वाला जो ट्यूब आ रहा है, नली आ रही है वो भी, और इधर जो अंदर जो हल्के पीले रंग का आ रहा है वो भी, ये दोनों के दोनों यहाँ पे ग्रहणी में पाचक रस को पहुँचाते हैं, पीतरस और अग्नाशयी रस को क्रमशः। फिर क्या होता है कि ये दोनों पहुँचा गए। अब अधिकांश रासायनिक पाचन और अवशोषण हमारे छोटी आंत में हो जाता है, मतलब भोजन का जो सर्वाधिक पाचन है वो हमारे छोटी आंत में लगभग पूरा हो जाता है, और अवशोषण भी यहीं पर होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अवशोषण और किसका किस में पाचन होता है। तो अब देखिए, अमाशय में हमारे पाचन की शुरुआत हुई थी हमारे मुंह में, मुगुआ में, जहाँ पर सबसे पहले जो हमारा लार था उसने स्टार्च को माल्टोज में बदला था। फिर उसके बाद हम अमाशय में जब हमारा भोजन पहुंचा तो वहाँ पे प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया गया। अब अमाशय, अब यहाँ छोटी जो आंत है उसमें ग्रहणी में बहुत सारे जो भोजन है उसको लगातार बदलते जाया जाएगा, ठीक। फिर क्या होता है कि अमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचा, जहाँ ये क्षारीय माध्यम में पाचन क्रिया करता है, यानी जो अग्नाशयी रस आता है, पीत रस आता है, वो क्षारीय होते हैं और वो क्षारीय माध्यम बना देते हैं। अब ग्रहणी भी जो है वो हमारे छोटी आंत का ही हिस्सा है एक। पित्ताशय से निकलकर पीत नामक जीवाणुनाशक क्षारीय द्रव, मतलब ये आके मिलता है उसे क्षारीय बनाता है। और वसा का, यानी पीत से जो पीत रस है जो यकृत से मिला, वो वसा का पायसीकरण, पायसीकरण कुछ नहीं है, वो वसा के कणों का जब सरलीकरण करते हैं, उसे सरल कणों में बदलते हैं, तो उसी को पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। इसके उपरांत अग्नाशयी रस भोजन से मिलता है और इसमें भी एमाइलेज होता है। अब देखिए, लार में जो होता है वो लार एमाइलेज है और यहाँ ये एमाइलेज है। फिर ट्रिप्सिन होता है अग्नाशयी रस में, और लाइपेज होता है। इनका काम क्या है? एमाइलेज जो भी बची हुई शर्करा होती है उसे माल्टोज में बदल देगा। ट्रिप्सिन जो पेप्टोन, पेप्टोन कहाँ बना था? तो अमाशय में पेप्सिन से प्रोटीन को पेप्टोन में बदला गया था, तो वो बदल जाता है पेप्टाइड्स में। फिर लाइपेज पाइसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यानी यहाँ पे हम देखें तो वसा का लगभग पाचन हो गया, लेकिन अभी प्रोटीन जो है वो पेप्टोड में बदला है, पेप्टाइड्स में, और एमाइलेज माल्टोज में। फिर आगे अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, वो क्या है। तो अग्नाशय हमारे पेट के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है, जैसे इस डायग्राम में हम यहाँ देख सकते हैं, पेट के पीछे यानी अमाशय के पीछे मौजूद होता है। अब इसमें ना पाचक ग्रंथि है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका मतलब अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। अब इसमें हम देखेंगे कि अंतःस्रावी में जैसे कैसे काम करता है, तो इससे इंसुलिन और ये सब निकलता है, हार्मोन स्राव करता है जो रक्त में शर्करा, जैसे बहुत सारे लोगों में इंसुलिन की कमी हो जाती है, स्राव नहीं होता, तो उन्हें डायबिटीज़ रोग हो जाता है, ठीक है। तो अंतःस्रावी से मतलब वो निकलता है। फिर बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में काम ऐसे करता है कि इसमें अग्नाशयी रस निकलता है, जो और कुछ नहीं, बस पाचक एंजाइम्स का मिश्रण है। फिर अग्नाशय द्वारा स्रावित पाचन एंजाइमों में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन फिर प्रोटीज शामिल है। मतलब ये सभी जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन को ही पाचन करते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा इसमें कि जो ट्रिप्सिन है वो पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल रहा है, उसी तरह ये सब भी क्या करते हैं? प्रोटीन को बदलने मतलब सरलीकरण करते हैं। फिर एमाइलेज शामिल होता है जो भोजन के स्टार्च को पचाता है, और लाइपेज अग्नाशयी एंजाइम में होते हैं जो वसा के पाचन में मदद करते हैं। ये उसका पाचन नहीं कर, मतलब मदद कर देते हैं सिर्फ। फिर क्या होता है अग्नाशय के बाद इस भोजन का छोटी आंत में, मतलब ये जेजुनम इलियम में जब पहुंचता है वहाँ पे, तो इसमें अवशोषण होगा। अवशोषण करने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे हम रसांकुर कहते हैं। अब क्या होता है कि छोटी आंत में गति के कारण भोजन जो है अधपचा भोजन लेई के रूप में, पेस्ट के रूप में बदल जाता है। अब छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं या विली भी कहते हैं। अब ये जो है ना, ऐसे लगातार
ऊपर नीचे होने के कारण अवशोषण सतह, जैसे यहाँ भी अवशोषण होगा, इधर भी होगा, यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे करके अवशोषण की सतहों की वृद्धि कर देते हैं। अब रसांकुर के बीच बीच में आंतरिक ग्रंथियाँ होती हैं जो पाचक रसों का स्राव करती हैं और उससे पूरे अच्छे तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। अब छोटी आंत में अंतःभित्ति में पेशियां विशेष गति करती हैं जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है और इस प्रकार की गति को हम क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पहले हम देख लें इस रसांकुर को अच्छे से। ये हमारे जैसे ये वाला हमारा हो गया रसांकुर, छोटी आंत की दीवार हो गई भीतर से। अब भीतर पे ऐसे असंख्य इसमें छोटे छोटे रसांकुर उंगलियों जैसे बाहर निकले होते हैं, इसी को रसांकुर ये हो गया। जैसे यहाँ पे भी ये वाला इलाका हो गया और ये उसी में मतलब इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर इसे हम यहाँ पे समझें, देखेंगे इसमें इस डायग्राम में, तो उसके बाहरी दीवार पे ऐसे बहुत सारी असंख्य रक्त नलिकाएं हैं। यहाँ पे देख लो बाहर ये। अब ये हमारा क्या होगा कि जैसे भी भोजन का अवशोषण होगा तो वो यहाँ से हमारे रक्त नलिकाओं में मिलती जाएंगी और वसा जो है वो हमारे लिम्फ वाहिकाओं में मिल जाता है। मतलब यही होता है हमारे छोटी आंत में रसांकुर, जहाँ से भोजन का अवशोषण होता है। ये जो छोटे छोटे उंगली जैसे निकले हैं उसी पे, ठीक है, इन्हीं को विली, माइक्रोविली ये सब बोला जाता है। फिर आंत्र ग्रंथियों से जो निकलने वाले रस हैं, जैसे वहाँ पे दिया ना कि रसांकुरों के बीच में आंत्र ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ से निकलता है, तो उसमें पाया जाता है पहला पेप्टाइडेस, जो पेप्टोन और जो पेप्टाइड है उसको एमिनो अम्ल में, यानी यहाँ पर प्रोटीन का फाइनली पाचन हो गया किसमें, एमिनो अम्ल में। ठीक, ये पहला पाचन हो गया। फिर माल्टेज जो होता है या माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, यानी जो भी हमारा स्टार्च था, स्टार्च का पूर्णतः पाचन हो गया ग्लूकोज में, यानी बिल्कुल सरलतम रूप में, तो ग्लूकोज में पाचन हो गया। फिर जो सुक्रोज जो होते हैं, सुक्रोज हमारे ये सुक्रेज होते हैं, उनको ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। और लैक्टोज को जो दूध में पाया जाता है उसको भी ग्लूकोज या लैक्टोज में बदल देता है, लैक्टेज को ग्लैक्टेज में बदल देता है। ठीक है, अब पाचन के फलस्वरूप अगर हम देखें, सिंपली समझें, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन बदल जाता है एम्लो अम्ल में, और जो वसा है वसा अम्लीय वसीय अम्ल और साथ ही साथ ग्लिसरॉल में इसका पाचन हो जाता है। हमें इंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि वो कहाँ पे उनका किस में पाचन हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है कि भोजन में उपस्थित जो भी विटामिन है या फिर जो खनिज हैं वो उनका सीधा अवशोषण हो जाता है, उनमें पाचन वाचन की उतनी आवश्यकता नहीं होती। फिर भोजन में उपस्थित रुक्षांश जो होते हैं वो भोजन का पाचन का हिस्सा नहीं होते, उनमें पाचन तंत्र में नहीं होता उनका पाचन। रुक्षांश में प्रायतः सेलुलोज होते हैं और सेलुलोज हम जानते हैं कि इनका पाचन करने के लिए हमारे शरीर में कोई अलग से पाचन एंजाइम या फिर कुछ नहीं पाया जाता है, तो ये मलोत्सर्जन में उत्सर्जन बहिष्करण में हमारी सहायता करते हैं। पचे हुए भोजन के जो कण होते हैं दीर्घरोम या रसांकुर में स्थित रक्त कोशिकाओं में विस्तृत हो जाते हैं, मतलब विसरण विधि द्वारा, विसरण द्वारा जो भी पचा हुआ भोजन होगा वो हमारे रसांकुर में रक्त कोशिकाओं में अवशोषित होकर चला जाएगा और फिर वहाँ से पूरे रक्त के साथ मतलब रक्त के साथ पूरे शरीर में फैल जाता है, और जब पूरे शरीर में फैल जाएगा तो इसे ही हम बोलते हैं स्वांगीकरण। इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही बोला जाएगा स्वांगीकरण। यहाँ जो पूरे शरीर में फैल जाएगा तो इसे हम बोलते हैं कि ये वाला हो गया स्वांगीकरण। यानी अब हमने देखिए कौन कौन से चरण पढ़ लिए, अंतर्ग्रहण पहला, फिर पाचन हो गया, फिर उसका अवशोषण हो गया रसांकुर द्वारा, और पूरे शरीर में ये मिल गया तो वहाँ पे वो स्वांगीकरण भी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि वसीय अम्ल और जो ग्लिसरॉल है उसका अवशोषण लिम्फ वाहिनियों में होता है, प्रत्येक दीर्घ में पाई जाती है। लेकिन जो भी और बाकी चीज़ें हैं, और जो बाकी जो चीज़ें हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में पाचन हुआ जिसका, और एमिनो अम्ल उसका अवशोषण रक्त कोशिकाओं में होता है। ठीक है, लेकिन वसा और किसका होता है, लिम्फ वाहिनियों में। फिर लास्ट में आता है जो भोजन सब इतना जब हो जाता है अवशोषण, तो जो बचा हुआ पदार्थ है वो सब कुछ पहुंचता है फिर हमारे बड़ी आंत में या बृहदांत में, और वहाँ पे जल का अवशोषण होगा और जो भी बाकी जो अपचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, बहिष्करण हो जाएगा। तब बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है और जिसके बाद जो भी अनपचा भोजन है मल के रूप में त्याग देंगे
और इसी क्रिया को हम बोलते हैं बहिष्करण। यानी हमारा पाचन का जो पांचवा चरण था, पांचवा चरण, उसमें भोजन का बहिष्करण हो गया। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे करके, यही वाला हमारा बड़ी आंत है। फिर मनुष्य में बड़ी आंत लगभग 5 फीट लंबी होती है। 5 फीट लंबी होगी। इसके दो क्षेत्र हैं, एक बृहदांत जिसको हम लोग कॉलन भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन यहाँ, और जो नीचे जो होता है हमारा, उसी में मलाशय होता है, रेक्टम। इसकी लंबाई मतलब 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये कॉलन था। इलियम के बाद बड़ी आंत के क्षेत्र को बृहदांत यानी कोलन कहते हैं, और जबकि अंतिम भाग को मलाशय। अब इसके 3 क्षेत्र हैं। एक तो आरोही। अब आरोही का मतलब ये है, इसे समझाइए। मतलब समझिए जैसे कि आरोही क्या होगा और अनुप्रस्थ और बृहदांत क्या है। अब यहाँ पर इसका मतलब है जैसे ये नीचे से ऊपर की जा रहा है तो इसे हम बोल देते हैं आरोही। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आरोही। फिर ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। ये हो गया अनुप्रस्थ। और जो फिर ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे हैं, नीचे उतर रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं अवरोही। तो ऐसे करके इसके 3 भाग हो जाते हैं। और बड़ी आंत में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये क्या करता है कि जो भी अतिरिक्त जल होगा उसका अवशोषण कर लेगा। फिर इसमें भोजन के पाचन के लिए कोई आवश्यक उपयोगी बैक्टीरिया मतलब होते हैं, और मलाशय गुदा के द्वारा बाहर खुलता है और वहाँ से बहिष्करण हो जाता है। अब इसी में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा अपेंडिक्स पाया जाता है जिसे परिवेशिका भी बोलते हैं। अब इसका जो कार्य है वो जनरली अभी तक वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि है क्या, मतलब ये किस चीज़ का कार्य करता है हमारी बड़ी आंत में। वैसे माना जाता है सिर्फ कि इसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के पाचन करते हैं। जैसे उपयोगी बैक्टीरिया की बात हो रही है तो वही अपेंडिक्स के लिए ही हो रही है कि उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ऐसे करके हमारे मानव में भोजन का पाचन हो जाता है। और फिर हम जो भी हम खाते हैं वो हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है और वहाँ पे उनका संश्लेषण, मतलब फिर अमीनो से प्रोटीन बनाना हुआ, ये सब का सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।